हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कानपुर विश्वविद्यालय की बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर और फोर्थ पेपर का ये पार्ट 2 है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी समझ में आ जाए। आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखिए, जिससे आपके बाकी क्वेश्चन जो पिछले हैं जो हमने कंप्लीट करवाए हैं वो आपके कवर हो सकें। तो उसके आगे जो है ये सेकंड पार्ट है एग्ज़ाम प्लानर का। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट है फोर्थ पेपर की और ये सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन नंबर 75 दिया है। इसके पहले हम जितने भी क्वेश्चन थे 1 से 74 तक वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं इसके पहले वीडियो में। तो आप इसके आगे हम देखते हैं कि 75 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वितरण मुक्त सांख्यिकी है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, पियर्सन का आर गुणांक, काई स्क्वायर परीक्षण। तो निम्न में से कौन सा वितरण मुक्त सांख्यिकी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काई स्क्वायर परीक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्रॉस चेक किए भी क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाए। तो बाकी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें से सारे जितने भी एरर्स वाले क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, हम उनको राइट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और यहाँ भी हम करेक्ट करवाते रहेंगे। अगला है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में परिवर्तन लाना है। एक प्रभावी गैर निर्देशक परामर्श सत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक होगा? या आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य निम्न में परिवर्तन लाना है। किसमें? कि ए प्रभावी गैर निर्देशक परामर्श सत्र के लिए। तो इसमें ये होगा कि इनमें से कौन सा सबसे आवश्यक होगा, इसमें परिवर्तन लाना है। और उसके बाद आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी, यानी इसमें भी परिवर्तन लाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निर्देशन एक प्रक्रिया है। निर्देशन एक प्रक्रिया है, क्या है? बच्चे को सलाह देना, बच्चे को नैतिकता सिखाना, बच्चे को जानकारी प्रदान करना और बुद्धिमान विकल्प बनाने में बच्चे की सहायता करना। तो इसमें सबसे सटीक जो ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है कि बुद्धिमान विकल्प बनाने में बच्चे की सहायता करना, यानी कि बुद्धिमान विकल्प का मतलब हुआ कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके ऐसा उसका निर्देशन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सिद्धांत निर्देशन का सिद्धांत क्या नहीं है। ऑप्शन ये हैं कि क्या नहीं होगा, तो व्यक्ति का समग्र विकास, ये तो होगा ही होगा। और व्यक्तिगत जरूरतों की स्वीकृति, ये भी निर्देशन का सिद्धांत हो सकता है कि व्यक्ति की ज़रूरतें क्या है उसको भी पहचानना। और एक सतत प्रक्रिया नहीं, तो क्या है? निर्देशन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ये इसका गलत हो जाएगा। अगला है कि व्यक्तिगत ज़रूरतों और अंतर की पहचान। तो निर्देशन क्या करता है कि व्यक्तिगत ज़रूरतों की पहचान करता है, उनके बीच अंतर की पहचान करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया नहीं, ये क्या है? निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अभी हाल ही में खुले नए पब्लिक स्कूल में निर्देशन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है। निर्देशन कार्यक्रम को विकसित करने की दिशा में पहला कदम है कौन सा? स्कूल के निर्देशात्मक लक्ष्य, वर्ग प्रबंधन के लिए व्यवहारिक उद्देश्यों को तैयार करें, उच्च ग्रेड स्तर पर छात्र की प्रगति के लिए न्यूनतम योग्यता स्तर पर निर्णय लें, छात्र निकाय के निर्देशन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें। तो क्या हो जाएगा? पहला कदम कौन सा होगा? तो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि छात्र निकाय के निर्देशन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें। यानी कि अगर कोई नया स्कूल हाल ही में पब्लिक स्कूल खुला है और उसमें निर्देशन का कार्यक्रम स्थापित किया जाना है, तो उसको निर्देशन कार्यक्रम को जो विकसित करने के लिए, उसे लागू करने के लिए क्या करना चाहिए कि छात्र को निर्देशन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना चाहिए उस निकाय के, यानी कि एक नए पब्लिक स्कूल की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के निर्देशन की? भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना बनाने के लिए निर्देशन की, या स्कूल के परिवर्तन की योजना बनाने के लिए,
या नौकरी की योजना बनाने के लिए या एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो सबसे ज़रूरी निर्देशन की आवश्यकता कहाँ होती है कि स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निर्देशन की आवश्यकता कहाँ होती, तो भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना बनाने की, यानी कि भविष्य में उनकी उच्च शिक्षा कौन सी होगी, वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी योजना बनाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होगी, ना कि स्कूल के परिवर्तन की योजना बनाना और ना कि नौकरी की योजना बनाना और ना कि पोर्टफोलियो बनाना। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि मनोवैज्ञानिक निर्देशन किस पर केंद्रित नहीं है, तो किस पर केंद्रित नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना। तो किस पर केंद्रित नहीं, असुरक्षा की भावना से संबंधित समस्याएं, ये तो है ही है। मनोवैज्ञानिक निर्देशन में यही देखा जाता है कि असुरक्षा की भावना कितनी है। और अगला है कि अपनी भावनात्मक समस्याओं के लिए व्यक्तियों का समायोजन, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि किस पर केंद्रित नहीं है, तो ऑप्शन सी दिया है खराब आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान की ओर अग्रसर समस्याएं, ये भी मनोवैज्ञानिक निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। मनोविज्ञान इस पर भी ध्यान देता है। और काम के माहौल में समायोजन से संबंधित समस्याएं, तो ये जो होगा ये क्या है, इस पर मनोवैज्ञानिक निर्देशन क्या है, केंद्रित नहीं है। ये इस पर काम नहीं करता है कि काम का माहौल कैसा है और उससे संबंधित कैसी समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक क्या करता है, या क्या है मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक क्या करता है, छात्रों को संस्थागत समायोजन करने में सहायता करना या व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में उसकी प्रभावशीलता बढ़ाना, छात्र के व्यक्तित्व को बढ़ाना। तो मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक क्या करता है, तो क्या करता है, छात्र को संस्था में समायोजन करने में सहायता करता है। ये तो सही हो जाएगा कि जिस संस्था में छात्र होंगे उसके साथ उनका समायोजन करने में उसकी सहायता करेगा। अगला है कि व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में उसकी प्रभावशीलता बढ़ाना। ये भी है कि एक शिक्षक जो होता है छात्रों का व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियाँ जितनी भी होती हैं उसमें उसकी प्रभावशीलता, यानी कि उसको क्या करता है, उसमें शामिल करता है, उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने में उसकी सहायता करता है। ये भी सही हो जाएगा। और छात्र के व्यक्तित्व को बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब छात्र समायोजन संस्था के साथ कर लेगा, व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, तो उसके व्यक्तित्व का यानी कि सर्वांगीण विकास स्वाभाविक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि एक स्कूल में एक कक्षा शिक्षक प्रतिदिन अपने छात्रों से वाचनालय और प्रयोगशाला का बेहतर उपयोग करने और विषय में प्रदर्शन में सुधार करने के संबंध में बात करता है, जो है। तो इस प्रकार का कौन सा निर्देशन होगा जिसमें एक कक्षा में शिक्षक क्या करता है, अपने छात्रों से बात करता है और प्रयोगशालाओं का बेहतर उपयोग करना और विषय के प्रदर्शन में सुधार करने के बारे में बात करता रहता है। तो ऐसा कौन सा होगा, तो क्या व्यक्तिगत निर्देशन होगा या शैक्षिक निर्देशन होगा, निर्देशक परामर्श होगा या सूचना सेवा होगा। तो इसमें ना तो व्यक्तिगत निर्देशन होगा क्योंकि छात्र में तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे। व्यक्तिगत निर्देशन जब किसी स्थिर पार्टिकुलर एक पर्सन को निर्देशन दिया जाता है तब वहाँ व्यक्तिगत निर्देशन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरा दिया नेक्स्ट है कि निर्देशक परामर्श, तो यहाँ परामर्श तो दिया नहीं जा रहा है, यहाँ निर्देशन दिया जा रहा है। तो अगला है सूचना सेवा, तो यहाँ पर शिक्षक जो है कोई सूचना भी नहीं दे रहा है, यहाँ पर वो उनके प्रदर्शन में सुधार के संबंध में बात करता है कि वो कैसे अपने विषय में सुधार करें, प्रयोगशाला का कैसे बेहतर उपयोग करें। तो इस किस प्रकार का निर्देशन हो जाएगा, तो वो शैक्षिक निर्देशन हो जाएगा कि वो शैक्षिक निर्देशन की बात कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 है कि एक प्रभावी गैर निर्देशक परामर्श सत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक होगा। तो कौन सा होगा, परामर्शदाता का प्रशिक्षण, एक ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करना, परीक्षणों का उपयोग करने में विशेषज्ञता या संवादी प्रवाह। तो एक प्रभावी गैर निदेशक परामर्श सत्र के लिए कौन सा सबसे आवश्यक होगा, तो गैर निदेशक परामर्श सत्र के लिए तो सबसे आवश्यक क्या होगा, तो एक ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करना, ये गैर निदेशक परामर्श सत्र के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो परामर्शदाता प्रशिक्षण नहीं होगा और ना ही परीक्षणों का उपयोग करने में विशेषज्ञता होनी चाहिए गैर निदेशक में, और ना ही संवादी प्रभाव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्कूल जैसे संस्थानों में किस प्रकार के परामर्श का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
तो स्कूल जैसे संस्थानों में किस प्रकार का, तो निर्देश दिया जा सकता है, ये भी सही है, हाँ निर्देश दिया जा सकता है। गैर निर्देश, उधार या इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल जैसे संस्थानों में किस प्रकार के परामर्श का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो निर्देश किया जा सकता है और उदार परामर्श होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है स्कूलों में। और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। और क्या फिर बचा क्या, गैर निर्देश बचा। तो गैर निर्देश परामर्श का उपयोग स्कूलों में नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर निर्देश जरूर दिया जा सकता ताकि अनुशासन बना रहे। अगला है कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, निदान, उपाय, दिशा या प्रतिक्रिया। तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, निदान, उपाय, दिशा या प्रतिक्रिया क्या आवश्यक है। ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी और डी, यानी कि चारों सही हैं, या ए और बी यानी कि दो सही हैं, यानी तीसरा है बी, सी, डी या तीन सही हैं, या सी या डी सही हैं। तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, निदान यानी कि समस्या का समाधान, और उपाय किसी भी समस्या को कैसे हल किया जाए उसका उपाय, ये भी ज़रूरी है। और दिशा यानी कि किस प्रकार हल किया जाए, और प्रतिक्रिया यानी कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी प्रतिक्रिया उनके लिए दी जाए। छात्रों के लिए अच्छे शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक होती है कि प्रतिक्रिया दी जाए। अगर उन्होंने अच्छा किया है तो अच्छी प्रतिक्रिया दी जाए, और थोड़ा अगर कम बेहतर परफॉर्मेंस आया है तो उस पर भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया ही दी जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए, बी, सी और डी, ये चारों क्या हैं, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं, यानी शिक्षक जो है छात्रों का मूल्यांकन किस उद्देश्य से करता है, किस उद्देश्य से करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षक जो है छात्र का मूल्यांकन किस उद्देश्य के साथ करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्र कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता है, यानी शिक्षकों को गंभीरता से पढ़ाने के लिए, शिक्षकों को शिक्षण की नवीन पद्धति अपनाने में मदद करना, यानी कि छात्र का जब मूल्यांकन करता है तो उसका उद्देश्य क्या, नवीन पद्धति अपनाने में मदद करना होता है, या शिक्षक लक्षणों में सुधार और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। तो कौन सा होगा, ए और बी दोनों होंगे, या बी, सी और डी, बी, सी और डी होंगे, या ए, बी, सी होंगे, या केवल ए होगा। तो कौन सा होगा, तो जो शिक्षक होता है वो छात्र का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षक का क्या होता है कि वो क्या करे कि शिक्षकों को गंभीरता से पढ़ाने के लिए प्रेरित करे, यानी कि किस प्रकार छात्रों के मूल्यांकन को बढ़ाया जाए। और दूसरा हो जाएगा कि शिक्षकों को शिक्षण की नवीन पद्धति अपनाने में मदद करता है, यानी कि छात्रों का मूल्यांकन की वो और बेहतर तरीके से छात्रों को कैसे पढ़ाएं। और फिर है कि शिक्षक लक्षणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना, यानी कि बच्चों में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, जो ऐसे कौन कौन से लक्षण हमें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो ये है ना कि कमजोरी इकट्ठा करना, यानी कि बच्चों की कमजोरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए शिक्षक छात्र का मूल्यांकन नहीं करता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है। वो गंभीरता से पढ़ाने के लिए वो करता है कि बच्चों में और अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए, और नवीन पद्धतियाँ शिक्षण की उसमें लाई जाएँ, उनको अपनाने में मदद मिल जाएगी। और है कि बच्चों के लक्षण और उनके सुधार कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इन सभी के लिए जो है शिक्षक क्या करता है, छात्रों का मूल्यांकन करता है, और ये ही उसका उद्देश्य होता है, ना कि बच्चों की कमजोरियाँ जानने के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग करने के रूप में किया जाता है, किसका, व्यवस्थीकरण का, समस्या उन्मुखीकरण का, आइडिया प्रोटोकॉल का, या मन स्थिति का। तो विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग करने के रूप में किया जाता है, किसमें, तो क्या है, तो मन स्थिति का। ऑप्शन नंबर डी, मन स्थिति का, यानी कि मन की स्थिति क्या है। तो शुरुआत में कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग करने के रूप में किया जाता है कि पहले क्या करते हैं, बच्चों की स्थिति, मन स्थिति, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए शुरुआत में ऐसे ही संचार यानी कि कम्युनिकेशन शुरू किया जाता है कि बच्चों का मूड कैसा है, तो ये ध्यान देने के लिए संचार शुरू किया जाता है। उसके बाद जो है शिक्षण गतिविधियाँ प्रारंभ होती हैं। अगला है कि कक्षा संचार के संदर्भ में अभिवृत्तियों, क्रियाओं और दिखावे को माना जाता है, कैसा माना जाता है, मौखिक, गैर मौखिक, अवैयक्तिक या तर्कहीन। तो कक्षा संचार के संदर्भ में अभिवृत्तियों, क्रियाओं और दिखावे को माना जाता है कैसा, वो गैर मौखिक माना जाता है, कैसा, गैर मौखिक, यानी कि इसके बारे में ना तो अभिवृत्तियों के बारे में बात होती है, ना क्रियाओं के बारे में, ना दिखावे के बारे में, वो सब गैर मौखिक होते हैं। अगला है कि अक्सर शिक्षक छात्र संचार होता है, शिक्षक छात्र संचार कैसा होता है, नकली होता है,
ये तो होगा ही नहीं। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होगा तो वो नकली तो हो ही नहीं सकता। क्या गंभीर विचार होता है? गंभीर विचार नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है? उपयोगितावादी होता है? हाँ, उपयोगितावादी होता है। आमना सामना तो ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता आमना सामना हो जाए टीचर और स्टूडेंट का। तो एक उपयोगितावादी संचार होता है, यानी कि कोई ना कोई उपयोगिता होती है जब स्टूडेंट और टीचर का कम्युनिकेशन होता है। तो शिक्षक छात्र संचार होता है कैसा? उपयोगितावादी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में एक संचारक का विश्वास स्तर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा? अतिशयोक्ति का उपयोग करके, आवाज़ स्तर में परिवर्तन करके, अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग करके, या नेत्र संपर्क करके। तो कक्षा में एक संचारक का विश्वास स्तर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जब हम जिसे हम आई कांटेक्ट कहते हैं, तो क्या अतिशयोक्ति का यानी बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तो ऐसा नहीं होगा। आवाज़ स्तर में परिवर्तन करके क्या ऊंची आवाज़ में बात की जाए तो इसके द्वारा भी विश्वास का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता। और क्या अमूर्त अवधारणा का उपयोग किया जाए, यानी कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उनकी भी बात की जाए तो ये भी नहीं होगा। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है क्या लास्ट में? नेत्र संपर्क यानी आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? विश्वास के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्कूल परामर्शदाता 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक निर्देशन पाठ की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक दृष्टिकोण इस आयु सीमा में छात्रों की विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होगा? तो कौन सा दृष्टिकोण? तो ऑप्शन दिए हैं कि छोटे समूह की गतिविधियां जिनमें सक्रिय भागीदारी शामिल है, मुक्त अन्वेषण को प्रोत्साहित करने वाली ओपन एडेड गतिविधियां, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन से निर्देशात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शंस दिए हैं कि क्या छोटे समूह की गतिविधियां जिनमें सक्रिय भागीदारी शामिल है, क्या छोटे समूह की सक्रिय गतिविधियां। तो अगला है मुक्त अन्वेषण को प्रोत्साहित करने वाली ओपन एडेड गतिविधियां, क्या ये हो सकता है? तो दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकते हैं कि छोटे समूह की गतिविधियां जिनमें सक्रिय भागीदारी शामिल है और मुक्त अन्वेषण को प्रोत्साहित करने वाली ओपन एडेड गतिविधियां। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ना कि ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि मुक्त अन्वेषण को प्रोत्साहित करने में ओपन एडेड गतिविधियां होनी चाहिए, ये भी दोनों होनी चाहिए और ऊपर भी होनी चाहिए, दोनों सक्रिय भागीदारी और ओपन एडेड गतिविधियां दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 93 नंबर है कि विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार हैं। कौन से? व्यक्तिगत, पेशेवर, प्लेसमेंट और अनुवर्ती, सूचना, परीक्षण, परामर्श, अनुवर्ती कार्यवाही, सूचना, निर्देशन, परामर्श, अनुवर्ती कार्यवाही, या सूचना, परीक्षण, परामर्श, नियुक्ति। तो विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार हैं। तो कौन से प्रकार हैं? पहले क्या है? सूचना होती है, फिर परीक्षण है, फिर परीक्षण के बाद परामर्श लिया जाता है, फिर अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्देशन के औचित्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा? निम्न में से कौन सा समूह निर्देशन के औचित्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा? समूह निर्देशन की बात की जा रही है तो कौन सा होगा? ग्राहक समूह को उनकी मान्यताओं और विश्वासों के बारे में परिचित कराना, या पारस्परिक संबंध विकसित करना, या निर्देशन के दौरान एक लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देना, या मानसिक समझ और सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो समूह निर्देशन के औचित्य के रूप में कौन सा स्वीकार्य नहीं होगा? तो पहली चीज़ तो समूह निर्देशन में क्या होता है? मानसिक समझ और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, ये सही हो जाएगा। निर्देशन के दौरान एक लोकतांत्रिक माहौल बनाया जाता है, ये भी समूह निर्देशन में होता है। और पारस्परिक संबंध विकसित करना, ये भी समूह निर्देशन में पारस्परिक संबंध विकसित करते हैं तभी सामूहिक निर्देशन हो जाता है। लेकिन इनका समूह निर्देशन के औचित्य में स्वीकार्य कौन सा नहीं होगा? कि ग्राहक को समूह को उनकी मान्यताओं और विश्वासों के बारे में परिचित कराया जाए। यानी कि ये जो है ऑप्शन इस राइट आंसर नहीं है, यानी कि स्वीकार्य नहीं होगा कि ग्राहक को उनकी मान्यताओं और विश्वासों के बारे में परिचित कराया जाए। यानी कि अंधविश्वास, पुरानी मान्यताओं, पुराने विश्वासों, पुराने रीति रिवाजों, रूढ़ियों को उनके बारे में परिचित कराया जाए, ये क्या है? स्वीकार्य नहीं होगा समूह निर्देशन में। यहाँ वहाँ पर क्या होगा? नवीन विचारों का स्वागत किया जाता है समूह निर्देशन में और नवीन पद्धतियों को अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर है कि निम्नलिखित सूची में से किसे केंद्रीय सेवा माना जाता है? निर्देशन कार्यक्रम है कौन? सूचना सेवा, स्वयं सूची सेवा, प्लेसमेंट सेवा, परामर्श सेवा। तो
किसे केंद्रीय सेवा माना जाता है? तो परामर्श सेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैर निर्देशक परामर्श मुख्य रूप से किसके लिए है? गैर निर्देशक परामर्श मुख्य रूप से किसके लिए है? तो क्लाइंट डेटा का विश्लेषण करने के लिए, प्रासंगिक कारक का निर्धारण करने के लिए, भावनात्मक रिलीज के लिए, प्लेसमेंट सेवा के लिए। तो गैर निर्देशक परामर्श मुख्य रूप से किसके लिए है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक रिलीज के लिए है, यानी कि इमोशनल इन्फ्लुएंस के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि जब जनसंख्या विषमांगी हो तो निम्न में से कौन सी विधि प्रतिचयन प्रक्रिया के चयन के लिए प्रभावी होगी? तो जब जनसंख्या विषमांगी हो तो निम्न में से कौन सी विधि प्रतिचयन प्रक्रिया के चयन के लिए प्रभावी होगी? यादृच्छिक नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण, स्तरीय नमूनाकरण या सुविधा नमूनाकरण। तो जनसंख्या विषमांगी हो तो स्तरीय नमूनाकरण होता है, यानी स्तरीकृत नमूनाकरण, यानी कि फील्ड वर्क होता है। वहाँ पर लोकल फील्ड में जाके वहाँ पर उनका वर्क किया जाता है, ये प्रतिचयन प्रक्रिया का चयन किया जाता है। तो स्तरीकरण जो है प्रभावी होगी। अगला है, जब साधनों की बहुतुलना का इरादा ईमानदारी से महत्वपूर्ण अंतर होता है तो किसके मामले में उपयोगी होता है? किसके मामले में? तो एफ मूल्य महत्वपूर्ण हो जाता है या एफ मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता है, ए और बी दोनों, और ना तो ए और ना ही बी। तो जब साधनों की बहुलता का इरादा ईमानदारी से महत्वपूर्ण अंतर होता है तो HSD के मामले में उपयोगी होता है क्या? तो इसमें ना तो ए होगा ना तो बी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शोध समस्या के निरूपण के लिए सर्वोत्तम स्रोत माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? नहीं कि शोध समस्या के निरूपण के लिए तो अनुसंधान पर्यवेक्षक से परामर्श क्या हो इसके द्वारा? तो ये भी नहीं होगा। अगला है, लाइब्रेरियन के साथ चर्चा करके, ये तो हो ही नहीं सकता। जनरल में रिपोर्ट किए गए शोध लेखों पर विचार करना, हाँ इसके चांसेस हैं। अगला है कि शिक्षा की समस्याओं पर चिंतन करना, समस्याओं पर चिंतन करने से कुछ होता ही नहीं है। तो किसे शोध समस्या के रूप के निरूपण के लिए सर्वोत्तम माना जा सकता है? तो जनरल में रिपोर्ट किए गए शोध लेखों पर विचार करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रिपोर्ट में यानी जनरल में छपे जितने भी रिपोर्ट हैं, शोध लेख हैं, उन पर विचार किया जाए तो इससे क्या समस्या का निरूपण हो जाएगा, बहुत आसानी से समस्या का निरूपण हो सकता है और यही उसका सर्वोत्तम स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुसंधान में त्रिभुज का संबंध संयोजन से है। किस प्रकार के संयोजन से? एक साथ दो से अधिक नमूनों के बीच, कई गुणात्मक शोध तकनीकें, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुसंधान में त्रिभुज का संबंध क्या होता है कि त्रिभुज यानी कि कई गुणात्मक शोध तकनीकें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101 है कि परिवर्तनशीलता की सीमा को इंगित करने के लिए क्रमिक तिथि के लिए उपयुक्त उपाय होगा। यानी कि परिवर्तनशीलता की सीमा को इंगित करने के लिए क्रमिक तिथि के लिए उपयुक्त उपाय होगा कौन सा? मानक विचलन, मानक स्कोर, औसत विचलन, चतुर्थक विचलन। तो कौन सा होगा? तो चतुर्थक विचलन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक प्रयोगशाला परीक्षण में या प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या प्रयोगशाला की व्यवस्था महत्वपूर्ण है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला है साइट का चयन, ये भी नहीं होगा। चर को नियंत्रित करना, क्या ये हो सकता है? या चरों में हेरफेर करना, तो हेरफेर तो होगा ही नहीं, चरों में हेरफेर किया जा सकता प्रयोगशाला में। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है कि कौन सा चर है जिसे नियंत्रित करना किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी, चर को नियंत्रित करना, ये ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रयोगशाला प्रयोग में या परीक्षण में। अगला है कि ऐतिहासिक शोध में बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है ऐतिहासिक शोध में? अतीत की घटनाओं का चित्रण करने में या अतीत और वर्तमान की घटनाओं का चित्रण करने में। तो क्या अतीत की घटनाओं का चित्रण करने पर बल दिया जाता है? नहीं। अतीत और वर्तमान की घटनाओं का चित्रण करने पर बल दिया जाता है? नहीं। या अतीत से डेटा एकत्र करना? नहीं। अतीत से डेटा एकत्र करना और मिलान करना, यानी कि क्या सत्य है जो अतीत में दिखाया गया है डेटा, क्या वो वास्तव में सच है, उससे मिलान करना। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच सामाजिक भावना और सहयोग का विकास क्या है? तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच सामाजिक भावना और सहयोग का विकास क्या है?
तो क्या व्यक्तिगत उद्देश्य है? नहीं। सामाजिक उद्देश्य है, व्यक्तियों के बीच सामाजिक भावना और सहयोग का विकास करना, हाँ सामाजिक उद्देश्य हो सकता है। राष्ट्रीय उद्देश्य है? नहीं। और संवैधानिक उद्देश्य, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक उद्देश्य, यानी कि वे शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच सामाजिक भावना और सहयोग का विकास क्या है? सामाजिक उद्देश्य है, यानी कि सामाजिक व्यक्तियों के बीच ऐसा हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दिया है 105, यानी कि 105 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण मुक्त सांख्यिकी है? ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो पियर्सन का आर गुणांक, काई स्क्वायर परीक्षण, तो कौन सा हो जाएगा? काई स्क्वायर परीक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य है? शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य है, कौन है? क्या ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर दिया है कि ध्वनि शैक्षिक प्रथाओं की समझ में योगदान करने के लिए। शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य है कौन सा? ध्वनि शैक्षिक प्रथाओं की समझ में योगदान करने के लिए, शिक्षक को बच्चे की शिक्षा में उनकी भूमिका की अधिक सराहना प्रदान करने के लिए, या प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक शैक्षिक पृष्ठभूमि प्रदान करना, या शैक्षिक अनुसंधान के लिए सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करने के लिए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य होता है, क्या होता है कि ध्वनि शैक्षिक प्रथाओं की समझ में योगदान के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107 है कि किस पद्धति ने शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान बना दिया? किस पद्धति ने? क्या अवलोकन पद्धति ने, नैदानिक पद्धति ने, सर्वेक्षण पद्धति ने, या प्रायोगिक पद्धति ने? तो अवलोकन होगी नहीं, नैदानिक पद्धति भी नहीं हो सकती है, और सर्वेक्षण पद्धति मनोविज्ञान में होता ही नहीं। तो मनोविज्ञान में क्या होता है कि वो प्रयोग होता है, यानी प्रायोगिक पद्धति। तो प्रायोगिक पद्धति में क्या होता है कि प्रयोग किया जाता है, तब जाके उसके मूल्यांकन, तब उसके परिणाम निकाले जाते हैं। तो प्रायोगिक पद्धति ने मनोविज्ञान को क्या बना दिया? एक विज्ञान बना दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? आत्मनिरीक्षण, अवलोकन, केस स्टडी, या नैदानिक विधि? तो ना तो अवलोकन है, ना तो नैदानिक विधि होगी, और ना ही केस स्टडी होगी। तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि बची कौन सी? तो आत्मनिरीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एक विधि के रूप में आत्मनिरीक्षण किसके द्वारा खारिज किया जाता है? कार्यात्मक स्कूल के द्वारा, व्यवहारवादी के द्वारा, मनोविश्लेषक के द्वारा, या गेस्टाल्ट के द्वारा? तो एक विधि के रूप में आत्मनिरीक्षण किसके द्वारा खारिज किया जाता है? आत्मनिरीक्षण व्यवहारवादियों द्वारा। ये व्यवहारिक नहीं है, आत्मनिरीक्षण व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अगर स्वयं का निरीक्षण करेगा, आत्मनिरीक्षण करेगा, तो वो व्यवहारिक रूप से अगर दूसरे को बताना होगा तो सही बताएगा अपने बारे में, भले ही सच कुछ भी हो। तो ये व्यवहारवादियों ने इसे क्या किया? खारिज कर दिया, नहीं माना कि आत्मनिरीक्षण जो है एक सही विधि है। अगला है कि उस विधि का नाम बताइए जो एक समय में केवल एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है और उसके समायोजन को बढ़ावा देती है। तो कौन सी विधि एक व्यक्ति के साथ एक ही साथ व्यवहार करती है? तो केस स्टडी, प्रश्नावली, नैदानिक विधि, या प्रायोगिक विधि? तो प्रयोग तो हम कई लोगों पर कर सकते हैं, प्रश्नावली भी कई लोगों के साथ होती है, केस स्टडी भी कई सारी हो सकती हैं। तो बचा कौन? तो नैदानिक विधि बची। नैदानिक विधि में क्या होता है? केवल एक व्यक्ति के साथ यह व्यवहार कर सकती है, उसके समायोजन को बढ़ावा दे सकती है, एक समय में केवल एक व्यक्ति के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध है किससे? सीखने वाले से, सीखने की प्रक्रिया से, सीखने की स्थिति से, या इन सभी से? तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है? तो सीखना है, सीखने वाला है उसके साथ है, और सीखने की प्रक्रिया वो भी महत्वपूर्ण, सीखने की स्थिति, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रक्रिया हैं, उनका संबंध सभी से है। अगला है कि कुछ लेखक शैक्षिक मनोविज्ञान के तरीकों को वर्गीकृत करते हैं, किसमें? दूरस्थ विधि में, समीपस्थ विधि में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के तरीकों को वर्गीकृत करते हैं, तो कौन से? दूरस्थ विधि। शैक्षिक मनोविज्ञान में दूरस्थ विधि भी होती है और समीपस्थ, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दूरस्थ विधि द्वारा भी करते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूर है वहाँ भी मनोविज्ञान के तरीकों को उपयोग किया जाता है, और समीप है तो उसके वहाँ भी किया जा सकता है। तो दोनों प्रकार से इनका परीक्षण मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला है कि शिक्षक का प्राथमिक कार्य है क्या करना? कि निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, क्या यही कार्य है? तो नहीं है। छात्र को सीखने के प्रोत्साहित और निर्देशन के रूप के लिए
यानी कि छात्र को सीखने को प्रोत्साहित करे और निर्देशन करने के लिए उसकी सहायता करें, उसका निर्देशन करे, तो क्या ये है? तो हाँ, ये हो सकता है। अगला देखते हैं कि वयस्कों की मांगों और अपेक्षाओं के अनुरूप आदतों को बढ़ावा दे, तो ये नहीं होगा। जहाँ भी संकेत दिया गया वहाँ नैदानिक और उपचारात्मक सहायता करना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि छात्र सीखने को प्रोत्साहित और निर्देशन के लिए। तो शिक्षा का प्राथमिक कार्य छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करे और निर्देशन करे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 114 नंबर दिया है कि लड़कों और लड़कियों के बचपन से मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से वयस्क होने के दौरान आने वाले वर्षों की अवधि है। कौन सी? देर से बचपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। तो लड़कियों और लड़कियों के बचपन से मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से वयस्क होने के दौरान आने वाली वर्षों की अवधि कौन सी होती है? तो बचपन से अगर वो ऊपर बढ़ते हैं तो कौन सी होती है? वो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें उसके बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसमें, जैसे मानसिक, मेंटल चेंज, इमोशनल चेंज, सोशल चेंज और फिजिकल चेंज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था होती है। अगला है कि क्यों आयु कौन सी है? क्यों आयु कौन सी है? तो कौन सा है? प्रारंभिक बचपन, देर से बचपन या यौवन या देर से किशोरावस्था। तो क्यों आयु कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक बचपन जो है क्यों आयु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 116 दिया है कि व्यावसायिक निर्देशन एक व्यक्ति की सहायता करता है किसमें? एक व्यवसाय चुनने और तैयार करने के लिए, सामाजिक रूप से समायोजित करने के लिए, एक शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो एक व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय होगा, तो व्यवसायों को चुनना और अपने व्यवसाय को तैयार करने के लिए इसमें सहायता करता है कौन? व्यावसायिक निर्देशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 117 नंबर है कि एक छात्र की उपलब्धि में योगदान करने वाले वंशानुगत कारक क्या हैं? स्वभाव या वंशानुगत स्वभाव या संवेदनशीलता, आनुवंशिक चरित्र या उपरोक्त सभी। तो छात्र की उपलब्धि में योगदान करने वाले वंशानुगत कारक कौन से होंगे? स्वभाव भी होगा, संवेदनशीलता है ये भी होगी, और आनुवंशिक चरित्र कैसा है ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला है कि स्कूली वातावरण से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सीखने की समस्या पैदा करने वाले कारक हैं कौन से? कम उम्मीदें और छात्र की शिक्षक की स्वीकृति की कमी, विकलांग बच्चों को उनके गैर विकलांग साथियों द्वारा स्वीकार करना, गुणवत्ता शिक्षण के साथ मेल खाने वाली व्यक्तिगत जरूरतें, या विशेष आवश्यकता वाले छात्र को प्रदान की जाने वाली उपयुक्त भौतिक सुविधाएं। तो स्कूली वातावरण से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सीखने की समस्या पैदा करने वाले कारक कौन से हैं? कि कम उम्मीदें और छात्र की शिक्षक की स्वीकृति की कमी। तो यानी कि ऐसे छात्र को क्या होता है कि शिक्षक जो है थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाते, उसे स्वीकार कर नहीं कर पाते हैं, उनसे बहुत कम उम्मीदें रखते हैं। तो ये क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तो किस शहर का YMCA भी निर्देशन कार्य करता है? किस शहर का YMCA भी निर्देशन का कार्य करता है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता का क्या करता है? निर्देशन कार्य करता है। अगला है कक्षा में छात्रों के समायोजन की सुविधा के लिए शिक्षकों द्वारा कौन से संभावित उपाय किए जाने की आवश्यकता है? तो कौन से उपाय किए जाने की आवश्यकता है? शिक्षकों को सभी छात्रों से समान स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये भी कौन से उपाय किए जाने? ये उपाय किया जाना चाहिए तो नहीं। अगला है शिक्षक को छात्रों के भाषा विकास में सुधार पर जोर देना चाहिए। क्या ये उपाय किए जाएं समायोजन के लिए? तो नहीं। या जब शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए दबाव डालते हैं तो अधिक प्रगति होती है। तो ये सही हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये तीनों सही हैं। यानी कि शिक्षक क्या करे? सभी छात्रों से समान स्तर पर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सही है कि सभी बच्चों से समान स्तर पर उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और शिक्षक को छात्रों के भाषा विकास में सुधार पर जोर देना चाहिए, ये भी सही है। और जब शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए दबाव डालें तो अधिक प्रगति होती है। हाँ, ये भी क्या है? छात्रों के समायोजन की सुविधा के लिए क्या है? ये सभी उपाय किए जाने चाहिए। तो A, B और C ये तीनों क्या हैं? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि व्यावसायिक समायोजन से प्रगति होती है किसकी? आत्म प्राप्ति की, सामाजिक समायोजन की, स्वायत्तता की भावना की, उपरोक्त सभी की। तो व्यावसायिक समायोजन से प्रगति होती है किसकी? तो सामाजिक समायोजन की होती है।
या आत्म प्राप्त की होती है या स्वायत्तता की भावना की होती है, तो या उपरोक्त सभी। तो व्यावसायिक समायोजन से प्रगति होती है किसकी, तो उपरोक्त सभी की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आत्म प्राप्त की, सामाजिक समायोजन की और स्वायत्तता की भावना भी इससे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। अगला है कि मानव विकास का परिणाम है, मानव विकास का परिणाम है कैसा, जैविक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक या भावनात्मक विकास। कौन सा परिणाम मानव विकास का, तो जैविक विकास भी है, संज्ञानात्मक विकास भी है और सामाजिक और भावनात्मक विकास भी है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि निर्देशात्मक परामर्श में शामिल चरण हैं कौन से, विश्लेषण, अन्वेषण, व्याख्या, परामर्श या विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, रोग का निदान या परामर्श, विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या, कार्यान्वयन, परामर्श या आत्म अन्वेषण, व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण या परामर्श। तो निर्देशात्मक परामर्श में कौन से चरण शामिल होते हैं, तो पहले होता है विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर निदान, फिर रोग का निदान और फिर परामर्श दिया जाता है। तो ये क्या है, एक सीरियल चरण होते हैं निर्देशात्मक परामर्श में, ये स्टेप जो हैं फॉलो किए जाते हैं। अगला है प्रश्न 124 नंबर है कि परामर्श प्रक्रिया के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का अनुमान लगाने के लिए, या पर्याप्त डेटा की कमी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श प्रक्रिया के मूल्यांकन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का अनुमान लगाने के लिए पहली समस्या, और दूसरी समस्या होती है कि पर्याप्त डेटा की कमी। ये दो समस्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 दिया है कि गैर निदेशक परामर्श की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है, ऑप्शन दिए हैं जी.ई. मेयर्स, कार्ल आर रोजर्स, रॉबर्ट रॉसलर और विलियम कॉस्ट्रल। तो गैर निर्देशक परामर्श की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है, तो वो कार्ल आर रोजर्स के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल आर रोजर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन को एक प्रक्रिया कहा जा सकता है क्योंकि कोई समस्या को परिभाषित करता है, विकल्पों की पहचान करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। और दूसरा है क्या, यह हर व्यक्ति की मदद करता है, या यह एक सतत प्रक्रिया है या एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। तो निर्देशन को प्रक्रिया कहा जा सकता है क्योंकि क्या करता है ये, क्योंकि ये समस्या को परिभाषित करता है, विकल्पों की पहचान करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन के सिद्धांत प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, निर्देशन गतिविधियों के आयोजन के लिए समाजशास्त्रीय ढांचा, या निर्देशन गतिविधियों के आयोजन के लिए मनोवैज्ञानिक ढांचा, या निर्देशन गतिविधियों के आयोजन के लिए दार्शनिक ढांचा, या निर्देशन गतिविधियों के आयोजन के लिए राजनीतिक ढांचा। तो क्या प्रदान करते हैं, तो ऐसे निर्देशन के सिद्धांत क्या प्रदान करते हैं, तो वो निर्देशन गतिविधियों के लिए दार्शनिक ढांचा प्रदान करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है निर्देशन के सिद्धांतों के संबंध में, कि निर्देशन एक आजीवन प्रक्रिया है। हाँ, निर्देशन प्रभावशीलता के लिए परीक्षणों की मदद ले सकता है, या निर्देशन में व्यक्तिगत मतभेदों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो गुंजाइश होती है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो निर्देशन एक सामान्यीकृत विशिष्ट प्रक्रिया है, सही है। तो यानी क्या है कि अब पूछ रहा है कि इसमें से कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता, तो कि निर्देशन में व्यक्तिगत मतभेदों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये सी इसका सही हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि निर्देशन में व्यक्तिगत मतभेदों के लिए गुंजाइश होती है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गिन्सबर्ग के सिद्धांत के अनुसार फंतासी अवस्था के दौरान बच्चे मुख्य रूप से चंचल कृत्यों और अनुकरण व्यवसायों में संलग्न होते हैं, बच्चे उसकी पसंद और नापसंद के बारे में जागरूक होने लगते हैं, बच्चे उसकी क्षमताओं पर ध्यान देने लगते हैं, बच्चे एक चुनी हुई दिशा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो गिन्सबर्ग के सिद्धांत के अनुसार फंतासी अवस्था के दौरान क्या होता है कि बच्चे मुख्य रूप से चंचल कृत्यों और अनुकरण व्यवसाय में संलग्न होते हैं, यानी कि वो बच्चे क्या होते हैं कि बड़ों का अनुसरण करते हैं, उनके व्यवहारों का, उनके व्यवसायों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसलिए क्या होता है, बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे मुख्य रूप से चंचल कृत्यों और अनुकरण व्यवसायों में
संलग्न होते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार? तो गिन्सबर्ग के सिद्धांत के अनुसार फंतासी अवस्था के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 130 है कि गिन्सबर्ग की थ्योरी ऑफ वोकेशनल चॉइस के किस चरण में किशोर बच्चे काम की आवश्यकताओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने और पहचानने में सक्षम हैं? तो किस चरण में? काल्पनिक चरण में, अस्थायी विकल्प चरण में, यथार्थवादी पसंद चरण में या क्रिस्टलीकरण चरण में? तो गिन्सबर्ग की थ्योरी ऑफ वोकेशनल चॉइस के किस चरण में? तो ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? अस्थायी विकल्प चरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उनकी आवश्यकताओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने और पहचानने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है 131 नंबर दिया है कि गिन्सबर्ग के थ्योरी ऑफ वोकेशनल चॉइस के किस चरण में व्यक्ति व्यक्तिगत मूल्यों का विकास करेगा और अपने इष्टतम करियर विकल्प पर शून्य करना शुरू कर देगा, यानी कि सोचना शुरू कर देगा? तो किसमें? तो काल्पनिक चरण में, या रुचि चरण में, या संभावित विकल्प चरण में, या यथार्थवादी पसंद चरण में? तो गिन्सबर्ग की थ्योरी ऑफ वोकेशनल चॉइस के अनुसार किस चरण में व्यक्ति व्यक्तिगत मूल्यों का विकास करेगा? तो वो किसमें? और अपने इष्टतम करियर विकल्प पर शून्य करना शुरू कर देगा। तो किसमें? तो यथार्थवादी पसंद चरण में, यानी कि व्यक्ति जो होगा यथार्थवादी पसंद चरण में क्या करेगा? अपना व्यक्तिगत मूल्यों का विकास करेगा और अपने करियर विकल्प पर क्या करेगा? सोचना शुरू कर देगा, उसका विकास करना शुरू कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि ईजी विलियमसन के मुख्य प्रस्तावक थे कौन? निर्देशक परामर्श थे, गैर निर्देशक परामर्श थे, उदार परामर्श थे, निर्देशक और गैर निर्देशक परामर्श थे? तो ईजी विलियमसन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? तो उदार परामर्श थे। ईजी विलियमसन किस प्रकार के परामर्श की बात करते थे? वो उदार परामर्श की बात करते थे। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतांत्रिक परामर्श की बात करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि परामर्श में सहायता मांगने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परामर्शदाता? तो नहीं, परामर्शदाता परामर्श देने वाले को कहा जाता है। परामर्शग्राही? हाँ, मांगना यानी कि ग्रहण करना, लेना, तो परामर्शग्राही ये सही हो सकता है। अगला सलाहकार? तो ये नहीं होगा। रोगी? ये तो होगा ही नहीं। तो ये परामर्श क्या लेगा? मांगने वाले को क्या कहा जाता है? तो परामर्शग्राही कहा जाता है। तो नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है। परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को, यहाँ क्या पूछा गया था? मांगने वाले को, यहाँ प्रदान करने वाले को कहा जाता है। तो प्रदान कौन करता? यानी कि दाता, यानी देने वाला, ना कि ग्राही, और ना ही सलाहकार, ना चिकित्सक। तो परामर्श दाता यानी कि परामर्श देने वाला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस प्रकार का तनाव हमारी प्रतिभा और ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए आउटलेट प्रदान करता है और हमें खुशी का पीछा करने में मदद कर सकता है? मदद करता है तो कौन सा तनाव? तो संकट? क्या संकट करता है? तो ऐसा नहीं है, संकट कभी नहीं करेगा। संकट में हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और या यूस्ट्रेस ये हो सकता है। शीघ्र तीव्र तनाव ये भी नहीं होगा। या जीर्ण तनाव ये भी नहीं होगा। जीर्ण तनाव में तो एकदम सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नहीं, यूट्रेस में है, हमें खुशी का पीछा करने में मदद करता है। किस प्रकार का तनाव? तो यूस्ट्रेस तनाव हमारी प्रतिभा और ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए आउटलेट प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 136 कि भारत में मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्र किए जाते हैं? राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, या विश्व स्वास्थ्य संगठन, या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो? तो किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर एलिस ABCDE मॉडल का अर्थ है डॉक्टर एलिस ABCD मॉडल का अर्थ है क्या? ए का मतलब सक्रिय घटना, बी विश्वास प्रणाली, सी परिणाम, डी रिजल्ट, या ई नया प्रभाव, या बी या सी या डी? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एक्टिवनेस, बी फॉर बिलीव, और सी फॉर रिजल्ट यानी कि परिणाम का सी का मतलब क्या होता है? या डी विवाद डिस्प्यूट, या ई फॉर यानी कि नया प्रभाव इफेक्टिव यानी कि इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि आमतौर पर बच्चे के आक्रामक व्यवहार से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है क्या है कि प्रतिस्पर्धा के वैध क्षेत्रों में अपनी आक्रामकता को चैनल करने के लिए, या उसे दोस्ताना व्यवहार के लिए पुरस्कृत करने और उसके आक्रामक व्यवहार को अनदेखा करने के लिए। तो ये हो नहीं सकता। उसे उचित दंड देने के लिए जब वह आक्रामक प्रवृत्ति को दर्शाता है तो ये भी उचित नहीं होगा, या इस बात पर जोर देने के लिए कि वह अपने अवांछित व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है तो ये भी नहीं सही होगा। तो आमतौर पर बच्चे के आक्रामक व्यवहार से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है कि प्रतिस्पर्धा के वैध क्षेत्रों में अपनी आक्रामकता को चैनल करने के लिए, यानी कि अब उसके अंदर जो आक्रामक है यानी कि आक्रामक व्यवहार जो दिखा रहा है उसको कहाँ वो लगाए, प्रतिस्पर्धा के वैध क्षेत्रों में, यानी कि अच्छे क्षेत्रों में जिससे उसका विकास हो सके, वहाँ अपने आक्रामक का या गुस्से का उपयोग करे। तो सबसे प्रभावी तरीका है उसकी प्रतिस्पर्धा करवा दी जाए उस क्षेत्रों में जहाँ वो अपना वैध क्षेत्र हो, जहाँ अपना आक्रामकता का उपयोग कर सके, अपना विकास कर सके। अगला है कि शिक्षकों को जवाबदेह बनाना, यानी उन्हें दिया जाना चाहिए क्या, इस सामग्री और शिक्षण के तरीकों के चयन में स्वतंत्रता, यानी कि अगर उन्हें जवाबदेह बनाना है तो उन्हें दिया जाना चाहिए शिक्षण सामग्री और शिक्षण के तरीकों के चयन में स्वतंत्रता, या शिक्षण और परीक्षा में प्रशिक्षण, पेशेवर विकास के अवसर, उन जगहों पर स्थानांतरण जहाँ वे सेवा करना चाहते। तो सबसे उपयुक्त तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सामग्री और शिक्षण के तरीकों में चयन में स्वतंत्रता उन्हें दिया जाना चाहिए, तभी वो शिक्षकों को जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि भारत में शिक्षा का अर्थ है क्या, भाषा में परंपरा को आत्मसात करना, या बड़ों और शिक्षकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, या रिवाज, या सभी महत्वपूर्ण है। तो भारत में शिक्षा का अर्थ क्या है, तो भाषा में परंपरा को आत्मसात करना, बड़ों और शिक्षकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना और रिवाज, यानी कि तीनों क्या है, महत्वपूर्ण हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला है कि शैक्षिक मापन के सभी कार्यों का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है किससे, संघर्ष से बचाव, शिक्षकों का चयन, सीखने की सुविधा, प्रशासन में सुधार। तो शैक्षिक मापन के सभी कार्यों का संबंध प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसके, सीखने की सुविधा से है। शैक्षिक मापन की बात की जा रही तो सीखने की सुविधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक शोधकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल या गुण सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक शोधकर्ता के लिए कौन सा गुण, सच्चाई की खोज करने की इच्छा, या संचार कौशल, या डेटा एकत्र करने की क्षमता, या कड़ी मेहनत करने की क्षमता। तो एक शोधकर्ता के लिए क्या होनी चाहिए, कड़ी मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कड़ी मेहनत करने की क्षमता, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। मान लिया कि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या छात्र के माता पिता को फ़ोन करेंगे सबसे पहले, या उनकी प्रतीक्षा करेंगे, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा कि प्रिंसिपल के कार्यालय में दौड़ लगाएंगे और अधीरता से मदद के लिए मांगेंगे या मदद मांगेंगे, तो ये भी गलत होगा। या उसे प्राथमिक उपचार देंगे और किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो हाँ, ये हो सकता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ भी करने से पहले हम उसका प्राथमिक उपचार करेंगे और जल्दी से किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, और ये तो हो ही नहीं सकता। चौथा आंसर कि उसे घर भेजने की व्यवस्था करना, यानी कि कक्षा में छात्र बेहोश है, उसे तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि अगला है कि प्रभावी शिक्षण का अर्थ है क्या, छात्रों को दिया गया प्यार, सहयोग, सहानुभूति, स्नेह और प्रोत्साहन, या नैतिक अपराधों के समय छात्रों को दी जाने वाली शारीरिक दंड, या व्यक्तिगत निर्देश और खुली कक्षा चर्चा, या ए और सी दोनों। तो प्रभावी शिक्षण का अर्थ क्या होता है कि छात्रों को दिया गया प्यार, सहयोग, सहानुभूति, स्नेह और परामर्श, और फिर होता है दूसरा सही हो जाएगा व्यक्तिगत निर्देश और खुली चर्चा। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये नहीं होगा, नैतिक अपराधों के समय छात्रों को दी जाने वाली शारीरिक दंड ये नहीं होगा, प्रभावी शिक्षण का अर्थ ये नहीं होगा। अगला है 145 नंबर प्रश्न दिया है कि स्कूली बच्चे अक्सर किसके कारण होने वाले संक्रमण के शिकार हैं। अपचित खाद्य कणों के कारण कुपोषण होता है, या पौधों और पशु जीवों द्वारा शरीर पर आक्रमण,
या गतिविधियों को प्रदान करने में शिक्षकों की लापरवाही या उचित व्यायाम और अभ्यास की कमी। तो बच्चों में कौन सा संक्रमण के शिकार सबसे अधिक होते हैं बच्चे? तो उचित व्यायाम किसके कारण होते हैं? तो सबसे बड़ा कारण होता है कि उचित व्यायाम और अभ्यास की कमी, यानी कि वो व्यायाम नहीं करते हैं, तो इसी की सबसे बड़ी कमी होती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, संक्रमण के जल्दी शिकार हो जाते हैं, उनमें कुपोषण की संभावना हो जाती है, बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला है कि एक अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि वह क्या करे, शिक्षण में वास्तविक रुचि हो, या अपने विषयों को जानता हो, या छात्रों को नियंत्रित करना जानता हो, या अच्छी अभिव्यक्ति हो। तो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि उसे शिक्षण में वास्तविक रुचि हो, यानी वास्तविक रुचि हो, ना कि अपने विषय को जानता हो, ना कि अच्छी अभिव्यक्ति हो, या छात्रों को नियंत्रित करना जानता हो। तो ये उतना मायने नहीं रखते जितना कि ये मायने रखता है कि शिक्षण में वास्तव में शिक्षक की कितनी वास्तविक रुचि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूनेस्को के प्रकाशन में वर्णित शिक्षक की भी व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं, कौन सी? दृष्टिकोण और शिक्षण रणनीतियों में नवीनता, विषय पर महारत और शिक्षण के लिए योग्यता, पेशे को न्याय, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि यूनेस्को के प्रकाशन में वर्णित शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं, दृष्टिकोण और शिक्षण रणनीतियों में नवीनता ये भी है, और विषय पर महारत और शिक्षण के लिए योग्यता ये भी है, और पेशे को न्याय मिले ये भी उसके द्वारा वर्णित शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक छात्रों को उन शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न दें, या फिर कक्षा में नोट्स डिटेक्ट करें, या विषय वस्तु के संबंध में अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, या कक्षा स्वयं अनुशासित है। तो छात्रों को उन शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो शिक्षक क्या करें कि विषय वस्तु के संबंध में कठिनाइयों को दूर कर सकते हो, यानी कि छात्रों की कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं को हल कर सकते हो, ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे लोग क्रम बढ़ाते हैं सीखने की गिरावट आती है। किस में गिरावट आती है? गति में, शक्ति में, गुणवत्ता में, या मात्रा में। तो जैसे जैसे लोग क्रम बढ़ाते हैं सीखने की गति में गिरावट आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छात्रों द्वारा सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो छात्रों द्वारा सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? स्तुति का, इनाम का, अज्ञानता का, या कठोरता का। तो छात्रों द्वारा सही प्रक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसका? तो स्तुति का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छात्रों द्वारा मामूली अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? यानी कि अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए तो किसका? स्तुति का, इनाम का, अज्ञानता का, या कठोरता का। तो स्तुति से काम नहीं चलेगा, इनाम गलत हो जाएगा, कठोरता इससे भी काम नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए उन्हें अज्ञानता का उपयोग किया जाना चाहिए, उन्हें अज्ञानता का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा और मनुष्य की प्रकृति पर एमिल या ऑन एजुकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा, या रूसो के द्वारा। तो ऑन एजुकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है शिक्षा और मनुष्य की प्रकृति पर? तो रूसो के द्वारा, यानी कि रूसो ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका रूसो राइट आंसर हो जाएगा। एमिल के अनुसार शिक्षा में सबसे अच्छा काम एक बनाना है क्या? अच्छा नागरिक बनाना है, या तर्क करने वाला आदमी बनाना है, विचारक बनाना है, या उद्यमी। एमिल के अनुसार एमिल ने क्या कहा कि शिक्षा में सबसे अच्छा काम एक बनाना है क्या? एक तर्क करने वाला आदमी, यानी कि एमिल के अनुसार एक तार्किक आदमी बनाना शिक्षा का सबसे अच्छा काम है, या शिक्षा का सबसे अच्छा उद्देश्य है। अगला है कि शिक्षा का प्राथमिक कार्य है क्या? निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाए, या छात्र को प्रोत्साहित करे सीखने को और निर्देशित करे, या वयस्कों की मांग और अपेक्षाओं के अनुरूप आदतों को बढ़ावा दे, या जहां भी संकेत दिया गया वहां नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करे। तो शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है कि छात्र को सीखने को प्रोत्साहित करे और उनका निर्देशन करे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 155 है कि बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के अर्जित शिक्षा को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या औपचारिक शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा क्या होती है कि वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इस प्रकार की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। अगला है कि शिक्षण की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है?
शिक्षण की प्रकृति के बारे में कौन सा वाक्य सही है? यह निदान है, यह उपचारात्मक है, या निदान के साथ साथ उपचारात्मक भी है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो शिक्षण की प्रकृति क्या है? यह निदान भी है, समस्याओं का निदान होता है। यहाँ उपचारात्मक भी है, ये भी सही है, और निदान के साथ उपचारात्मक भी है, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं कि यह निदान के साथ साथ उपचारात्मक भी है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है? पढ़ने की क्षमता, क्या ये है, या उज्ज्वल दिमाग, या जानने की प्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है कि उसके बच्चे के अंदर या छात्र के अंदर क्या हो? जिज्ञासा हो, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा हो, यानी जानने की प्रवृत्ति हो। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जिज्ञासु छात्र कैसा होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए छात्र, तभी क्या है उसका सीखने का सबसे अनिवार्य तत्व क्या है? जिज्ञासु छात्र होना चाहिए। अगला है कि एक शैक्षिक संस्थान में प्राचार्य का क्या स्थान होता है? स्कूल के समग्र प्रमुख के रूप में, स्कूल का प्रबंधक, इस विद्यालय का स्वामी, या विद्यालय का संस्थापक। तो एक शैक्षिक इस संस्थान में प्राचार्य का क्या स्थान होता है? स्कूल के प्रबंधक का स्थान होता है। कौन सा? स्कूल का प्रबंधक, ये स्थान उसका होता है। अगला है कि व्यवहारिकतावादियों के अनुसार शिक्षा का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका कौन सा है? शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना, या बच्चे को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ना, या करके सीखना, या अनुमानी पद्धति। तो जो व्यावहारिकतावादी हैं उनके अनुसार शिक्षा का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका कौन सा होगा? कि करके सीखना, यानी कि हम प्रैक्टिकल करें, यानी प्रयोग करके सीखें। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 160 दिया है कि शिक्षा में मानव क्षमता का विकास क्या है? शिक्षा में मानव क्षमता का विकास क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, व्यक्तिगत और साथ ही सामाजिक उद्देश्य, या विशिष्ट उद्देश्य है। तो शिक्षा में मानव क्षमता का विकास क्या है? तो व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मानव क्षमता का विकास क्या है? एक व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ए नहीं होगा, सी होगा। यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। तो दोस्तों यूनिट जो है थर्ड पेपर की आपकी कंप्लीट हो गई है। यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गई, और ये आपका पेपर फोर्थ था। ये इस यूनिट को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, यानी कि इसका थर्ड पार्ट आएगा इस वीडियो का। और ये यूनिट थर्ड की जो यूनिट थर्ड नहीं थी, यूनिट फर्स्ट थी थर्ड पेपर की, यानी कि थर्ड पेपर नहीं, फोर्थ पेपर थी। फोर्थ पेपर की यूनिट जो है ये फर्स्ट यूनिट थी, और फर्स्ट यूनिट का पार्ट सेकंड था। और इसके बाद हम सेकंड यूनिट लेकर आएंगे। और ये एग्ज़ाम प्लानर के जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, MCQ। तो आप को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।